जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 2 में हम चैप्टर 1 और 2 से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। आज का पहला सवाल है, कैलिपर्स बिलोंग्स टू। कैलिपर किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं? आंसर है नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट दो कैटेगरी में, अगर इंस्ट्रूमेंट को आप कैटेगराइज करो ना तो दो कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट और नॉन ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट जनरली। ठीक, तो जिन इंस्ट्रूमेंट्स पे ठीक मार्किंग होती है उनको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स। जिन इंस्ट्रूमेंट्स पे मार्किंग नहीं होती है या मोर देन वन स्केल होता है तो बोलते हैं हम लोग नॉन ग्रेजुएटेड स्केल्स। तो कैलिपर्स बिलोंग्स टू नॉन ग्रेजुएटेड स्केल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील रूल बिलोंग्स टू। अब स्टील रूल पे आपको क्या पता है कि स्टील रूल पे हमेशा मार्किंग होती है सेंटीमीटर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेजुएटेड इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स यूज्ड इन वर्कशॉप हैव। एक्यूरेसी पूछ रहा है जनरली ये वर्कशॉप के लिए, चाहे वर्नियर कैलिपर्स यूज कीजिए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिए। ये पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब क्या है कि वर्कशॉप में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनकी एक्यूरेसी कैसी होती है। ठीक, तो वर्कशॉप देखिए एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ज़रूरत क्या होता है कि प्रोडक्ट बन के प्रिपेयर रहे। एक्यूरेसी के लिए हम लोग मशीनिंग शॉप में जाके फिर अलग से मशीनिंग कर लेते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स यूज्ड इन वर्कशॉप हैव लो एक्यूरेसी। ठीक, वर्कशॉप में जनरली कास्टिंग होती है, फोर्जिंग होती है, उसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी वर्नियर कैलिपर्स यूज होते हैं वर्कशॉप में, दैट हैव लो एक्यूरेसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर आर मेड ऑफ। देखिए जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं उनमें से लगभग 90% मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनेंगे वो बनेंगे स्टील के। और सिर्फ बनेंगे ही नहीं स्टील के, बनने के बाद भी क्या करते हैं, इसको हम एक लुब्रिकेंट, एक लेयर के बीच में, प्रोटेक्टिव शील्ड के बीच में रखते हैं। जब कभी भी आपको आपके किसी इंस्ट्रक्टर ने लैब से नया इंस्ट्रूमेंट निकाल के दिया होगा तो थोड़ा सा चिपचिपा रहा होगा। उसका रीज़न यही है कि हम क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट की सरफेस है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, ठीक, और उसको कोरोजन से बचाने के लिए यूज करते हैं हम लोग लुब्रिकेंट। ठीक, तो वर्नियर कैलिपर्स भी किसका बना होगा? स्टील का बना होगा, और इसके ऊपर हम लोग लुब्रिकेंट लगाएंगे। उस लुब्रिकेंट का फंक्शन क्या होगा? इसको जंग लगने से बचाए और इसकी सरफेस को ख़राब होने से बचाए। सरफेस कैसे ख़राब होने से बचाते हैं? अब उस इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे सरफेस के साथ आप उसके ऊपर रख के मेजर करेंगे ना। अब अगर दो सरफेस के बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो सरफेस पक्का ख़राब जाएगी। तो ये जो लुब्रिकेंट होता है ना, ये इन दोनों सरफेस के बीच में एक थिन फिल्म प्रिपेयर करके बना के रखता है, जिससे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी सरफेस, जिस चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं ना, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है। उससे क्या होता है कि आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो एक्यूरेसी है ना वो काफ़ी टाइम तक बनी रहती है, या जो उसकी डायमेंशंस हैं उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग लुब्रिकेंट में दबा के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिग्री टू विच द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक एग्री विद द ट्रू वैल्यू। बोल रहा है कि अगर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों एक दूसरे के साथ एग्री कर जाएं, ठीक, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं। ठीक, तो देखो हमने आपको बता रखा है कि एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, अगर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों बराबर हो गई तो एरर क्या हो जाएगा? 0।
अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर 0 हो तो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक, तो अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। आंसर क्या है, एक्यूरेसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट बेस है, इट विल गिव डिफरेंट रिजल्ट फॉर द सेम डायमेंशन व्हेन मेजर्ड अगेन एंड अगेन। ठीक, देखो अगर अगेन अगेन, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट से बार बार किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं और हर बार वो इंस्ट्रूमेंट उस एक ही पर्टिकुलर चीज़ की डायमेंशंस को अलग अलग बता रहा है, तो क्या है कि इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज नहीं है। ठीक, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट प्रिसाइज इट विल गिव डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर द सेम डायमेंशन व्हेन मेजर्ड अगेन एंड अगेन। अगर इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज नहीं होगा तो उसको एक ही डायमेंशन को बार बार नापोगे तो वो बार बार अलग अलग टाइप के रिजल्ट देगा आपको। ठीक, तो इसके लिए इस पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, प्रिसाइज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द रेशियो ऑफ द स्केल स्पेसिंग टू द स्केल डिवीजन वैल्यू। स्केल स्पेसिंग वैल्यू और स्केल डिवीजन वैल्यू के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहलाता है सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी की दूसरी डिफिनीशन है जो आपको याद रखनी है। वैसे नहीं पूछेगा तो इस तरीके से पूछ लेगा, क्या रेशियो ऑफ स्केल स्पेसिंग और स्केल डिवीजन वैल्यू को क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा सही, सेंसिटिविटी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, इज द algebraic difference between the result of measured and the conventional true value of quality measured। अब देखो हमने क्या बता रखा, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक, ये भी पूछ रहा है कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू एब्सोल्यूट एरर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोलॉजी डील्स विद मेजरिंग, इंस्पेक्शन, कैलिब्रेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक, देखो इसको हम लोग क्या करें, कैसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है मेट्रोलॉजी क्या है, या डिफाइन मेट्रोलॉजी, आपका सब्जेक्ट का नाम है ना मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और कोई आपसे पूछ लिए कि मेट्रोलॉजी को ही डिफाइन कीजिए, मेट्रोलॉजी क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे, मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, इंस्पेक्शन एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, तो ऑल ऑफ द अबव आर द फंक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी। ये सारे के सारी चीज़ें हैं मेट्रोलॉजी में, आप मेजर भी करते हैं, इंस्पेक्ट भी करते हैं और कैलिब्रेट भी करते हैं। ठीक, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी कंसर्न विद। देखिए हमने आपको बताया था पार्ट 1 में कि मेट्रोलॉजी कई टाइप की होती है, उसमें इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी थी, लीगल मेट्रोलॉजी थी, साइंटिफिक मेट्रोलॉजी थी। अब ये पूछ रहा है कि साइंटिफिक मेट्रोलॉजी किसके साथ डील करती है, क्या करती है साइंटिफिक मेट्रोलॉजी। देखिए साइंटिफिक मेट्रोलॉजी जो होती है ना, ये नए तरीके जो मेजरमेंट मेथड है ना उनको खोजती रहती है। ठीक, नए तरीके की यूनिट्स को खोजती रहती है, यही काम है इस साइंटिफिक मेट्रोलॉजी का। तो साइंटिफिक मेट्रोलॉजी कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेजरमेंट मेथड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ चेकिंग अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड। ठीक, द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ चेकिंग अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। ठीक, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ चेकिंग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को चेक करने जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन करने गया हुआ ना। ठीक, तो सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच ऑफ चेकिंग अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए या इस क्वेश्चन में तो जैसे जो आप जब आप इस क्वेश्चन को हिंदी में करेंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये तीन के तीनों वर्ड जो है ना ये राइम वर्ड्स हैं, मेटलर्जी, मेट्रियोलॉजी और मेट्रोलॉजी। इनमें से कौन आप वाली है मेट्रोलॉजी, ये पूछ रहा है। आप वाली मतलब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट ना। ठीक, तो
देखिए मेटलर्जी क्या कहती है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग धातु कर्म। क्या होती है, ये किसी भी मेटल की ओर से उस मेटल की प्यूरिफाई फॉर्म के निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं मेटलर्जी। मेट्रियोलॉजी क्या होती है, मेट्रियोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेट्रॉइड्स, या जो आपके स्पेस में ग्रह नक्षत्र है ना, इन सब की स्टडी को कहते हैं हम लोग मेट्रियोलॉजी। और मेट्रोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ मेजरमेंट को। तो आपके लिए सही आंसर क्या है, सही आंसर है सी, मेट्रोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मेजरिंग और द साइज ऑफ समथिंग। ठीक, एक्ट ऑफ मेजरिंग और द साइज ऑफ समथिंग इज मेजरमेंट यार। ठीक, एक्ट ऑफ मेजरिंग इज मेजरमेंट। आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो क्या है, वो मेजरमेंट ही कर रहे हैं ना, इसलिए एक्ट ऑफ मेजरिंग इज नोन एज द मेजरमेंट। ठीक, छोटी छोटी डिफिनेशन है लेकिन पूछी जा सकती हैं कि भाई साहब मेजरमेंट से आप क्या समझते हो। मेजरमेंट इज द एक्ट ऑफ मेजरिंग, मेजर करने की, किसी चीज को नापने की प्रक्रिया को मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, इन कंपैरेटिव द रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू कंपेयर वन ऑब्जेक्ट विद अनदर। ठीक, तो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करने की चीज़ को बोलते हैं हम लोग स्केलिंग। ठीक, बस इसको याद ही रखो, स्केलिंग क्या होती है, स्केलिंग होती है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना। ठीक, जैसे कि क्या, दो इंसान है, एक इंसान 6 फुट का है, एक इंसान 3 फुट का है, तो कैसे बताओगे, जो बड़ा वाला इंसान है वो इसका 2 गुना है। दिस इज द वे टू कंपेयर, इसी को बोलते हैं हम लोग स्केलिंग। ठीक, आधा कर दिया स्केल करके, एक आदमी को दूसरे आदमी से आधा कर दिया स्केल करके, या एक आदमी को दूसरे आदमी से 2 गुना कर दिया स्केल करके। ठीक, मल्टीप्लाई बाई 0.5 और मल्टीप्लाई बाई 2, जिस भी तरीके से हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अ मेजरमेंट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, क्या मेजरमेंट, मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट यूनिट मतलब आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट 8 इंच। ठीक, ये 5 फुट 8 इंच क्या है, एक ये यूनिट है। ठीक, 5.8। ठीक, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में मेजर करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग मेजरमेंट। ठीक, आंसर है आपका डी, यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ पास मीटर। ठीक, पास मीटर का अल्टरनेट नाम क्या है, डायल टाइप एडजस्टेबल स्नैप गेज, डायल टाइप एडजस्टेबल स्नैप गेज, ऑप्शन बी। ठीक, होता क्या है ये पास मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायल टाइप एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक, ये बिल्कुल माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है, बस क्या होता है कि इसमें बहुत बड़ा स्केल होता है। ठीक, और पॉइंटर जो होता है ना वो मूवेबल पॉइंटर होता है। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं पास मीटर, एडजस्टेबल स्नैप गेज है एक तरीके का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल डायल गेज। इंटरनल डायल गेज का इनमें से कौन सा पार्ट है, तो हॉलो ट्यूब बॉडी एंड लीवर इज द पार्ट ऑफ इंटरनल डायल गेज। देखो इंटरनल डायल गेज है ना, तो हॉलो ट्यूब होगी। ठीक, बाकी ऑप्शन में सॉलिड लिखा हुआ है इसलिए वो सारे ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो जाते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कॉन्टैक्ट्स आर प्रेजेंट इन इंटरनल डायल गेज। इंटरनल डायल गेज में कितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, देखो इंटरनल डायल गेज में 3 कॉन्टैक्ट होते हैं। ठीक, 2 फिक्स होते हैं और एक मूवेबल होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, 3 होते हैं कॉन्टैक्ट्स जिनमें 2 फिक्स होंगे और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पास मीटर। पास मीटर में इनमें से क्या ट्रू नहीं है, देखिए मूवेबल पॉइंटर होता है, एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए यूज हो जाता है, एडजस्टेबल एनविल होता है, तो क्या ट्रू नहीं है, फिक्स स्पिंडल। फिक्स स्पिंडल नहीं होता है, स्पिंडल भी क्या होता है, मूवेबल होता है।
ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एडजस्टेबल एनविल इज प्रेजेंट इन पास मीटर, द एडजस्टमेंट ऑफ दिस एनविल इज डन बाय फर्स्ट रिमूविंग द प्रोटेक्टिंग cover from the frame and then releasing the clamping screw. A movable spindle is present in pass meter. फिक्स स्पिंडल की जगह क्या होता है, मूवेबल स्पिंडल होता है आपका पास मीटर में। ठीक, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। देखिए जितने भी गेज हैं, चाहे वो वायर गेज हो, चाहे स्नैप गेज हो, चाहे फिलर गेज हो, हर हालत में आपको करके रखना है, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो यूज ऑफ फिलर गेज पूछ रहा है, फिलर गेज का क्या यूज है, फिलर गेज का क्या यूज है। देखिए फिलर गेज होता क्या है, फिलर गेज जैसे आपकी हाथ की उंगलियां होती ना, इसी टाइप के जब आप ये हाथ उंगलियां फैलाते हो ना, तो इस तरीके से किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर ढेर सारी पत्तियां निकल आए ना, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग फिलर गेज। ठीक, क्या करता है, ये गैप मेजर करने के काम आता है, दो सरफेसेस के बीच का गैप मेजर करता है। जनरली यूज कहाँ होता है, आप सबने देखा होगा, जब कभी भी आप अपनी बाइक की सर्विस कराने गए होंगे, ठीक, तो उस सर्विस में जो आपका स्पार्क प्लग होगा ना, जब कभी आप उसको बोलते हैं ना स्पार्क प्लग, आपकी गाड़ी का एवरेज खराब हो रहा है, तो वो क्या बोलता है, आपसे लेगा और स्पार्क प्लग निकालेगा और एक इंस्ट्रूमेंट निकालेगा, उसमें उसकी पत्तियां डाल डाल के देखेगा। ठीक, वो जो पत्तियां डालता है ना जिस इंस्ट्रूमेंट से निकाल के, उसी को बोलते हैं हम लोग फिलर गेज। हर एक पत्ती की जो विथ होती है ना, वो अलग अलग होती है और अलग अलग टाइप का होता है, किसी में 18 विथ होंगी, किसी में 32 विथ होंगी, किसी में 28 पत्तियां होंगी, और हर पत्ती की जो थिकनेस होगी ना वो अलग अलग होगी। ठीक, काम क्या आएगा, टू मेजर द गैप। ठीक, टू मेजर द गैप विथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज, फिलर गेज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ गैप बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक, या टू मेजर द गैप विथ। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फिलर गेज। देखिए अभी हमने आपको बताया फिलर गेज, आप इनमें से ढूंढना है इनकरेक्ट क्या है। अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, फिलर गेज क्या है इनमें से। पहले पढ़ते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन क्या है, फिलर गेज कैन बी यूज टू चेक स्पार्क प्लग गैप्स। अभी बताया हमने यूज होता है, तो ये तो सही है। करेक्ट पूछ ही नहीं रहा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन बी, अ फिलर गेज हैज नंबर ऑफ ब्लेड्स ऑफ इक्वल थिकनेस। यही गलत है, हमने क्या बताया आपको, हर एक जो ब्लेड होगी ना उसकी थिकनेस क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक, बस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अ फिलर गेज हैज नंबर ऑफ ब्लेड्स ऑफ इक्वल थिकनेस। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिलर गेज। फिलर गेज के लिए ये स्टेटमेंट एकदम गलत है कि फिलर गेज की जो पत्तियां होती हैं उन सबकी थिकनेस बराबर होती है। सारी पत्तियों की थिकनेस बराबर नहीं होती है, सारी पत्तियों की थिकनेस जो होगी ना वो अलग अलग ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंगल गेज। ठीक, एंगल गेज के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। साइन बार इज बेटर देन एंगल गेज, बस यही इनकरेक्ट है, एंगल गेज इज बेटर देन साइन बार। ठीक, दिस इज द इनकरेक्ट। को करेक्ट करना है तो क्या करना है आपको कि एंगल गेज इज बेटर देन साइन बार। साइन बार कभी भी एंगल गेज से बहुत अच्छा नहीं होता। देखिए साइन बार में भी आप एंगल मेजर करते हैं, लेकिन वो एंगल कैसे मेजर करते हैं, आप पर्टिकुलर क्या लगाते हैं, साइन रूल लगा, मतलब जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है ना उससे आप निकालते हैं एंगल। ठीक, जिसको यूपी बोर्ड वाले लाल बटे कक्का बोलते हैं। लेकिन एंगल गेज में वैसा ऑप्शन नहीं होता है, एंगल गेज में तो सीधे आपको एंगल मेजर करना होता है। तो एंगल गेज इज बेटर देन साइन बार फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। बाकी ऑप्शन सारे करेक्ट हैं रिस्पेक्ट टू एंगल गेज। क्या होता है कि एंगल गेज आर मेड ऑफ हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील। ठीक, एंगल गेज कैन मेजर द एंगल बिटवीन 0 to 360 डिग्री। दे आर अवेलेबल इन टू सेट्स 13 एंड 16 गेज। ठीक, बाकी सब सही है, सिर्फ क्या है, साइन बार इज बेटर देन एंगल गेज, ये स्टेटमेंट पूर्णतः गलत है। एंगल गेज इज बेटर देन साइन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूजेज ऑफ कंपरेटर। कंपरेटर के यूज के लिए इनमें से कौन सा सही है। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, कैन नॉट यूज फॉर मास प्रोडक्शन, एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि जो कंपरेटर होते हैं ना, कंपरेटर हमेशा मास प्रोडक्शन के लिए ही यूज करते हैं।
ठीक। ऑप्शन है नॉट सुटेबल फॉर इंस्पेक्शन पर्पज, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कंपैरेटर से हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। कैन बी यूज एज वर्किंग एज, यही एकदम सही है। ठीक, कैन बी यूज एज वर्किंग एज, वर्किंग एज जैसे हम लोग कंपैरेटर को यूज कर सकते हैं। स्लो रेट ऑफ वर्किंग हरगिज नहीं, कंपैरेटर की वर्किंग जो होती है वो हाई होती है, तभी तो हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटर के लिए कौन सा ट्रू है? वो है कैन बी यूज एज वर्किंग एज। ठीक, ऑप्शन सी, कैन बी यूज एज वर्किंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द जॉनसन्स माइक्रोरेटर? इस पूरे जॉनसन माइक्रोरेटर को अच्छे से पढ़ना है, इसकी वर्किंग का यूज, ठीक, का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा ये है क्या। हम आपको बता रहे हैं कि प्रिंसिपल किस पे है? बटन स्पिनिंग ऑन अ लूप ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ से अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए कि माइक्रोरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? बॉटम स्पिनिंग ऑफ अ लूप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम विच कैटेगरी सिग्मा कंप्यूटर बिलोंग्स? देखिए कंप्यूटर कई कैटेगरी में अब डिवाइड किए थे हम लोग शुरुआत में। मैकेनिकल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंप्यूटर, न्यूमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, ठीक, थर्मो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, कई टाइप के कंप्यूटर बताए थे। और उनमें से सबसे पहले आपने सिग्मा कंप्यूटर ही पढ़ा होगा जब आपको पढ़ाया गया था कि मैकेनिकल कंप्यूटर। ठीक, तो क्या है? मैकेनिकल कंप्यूटर, सिग्मा कंप्यूटर। ऑप्शन बी, सिग्मा कंप्यूटर किस कैटेगरी में आता है? मैकेनिकल कंप्यूटर में। और मैकेनिकल कंप्यूटर की क्या खासियत होती है? मैकेनिकल कंप्यूटर को कहीं से भी एक्सटर्नल सोर्स से पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, खुद पावर जनरेट करता है, खुद का काम करता है। दूसरी क्या खासियत होती है मैकेनिकल कंप्यूटर की? मैकेनिकल कंप्यूटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि मैकेनिकल कंप्यूटर का जो इनर्शिया होना चाहिए ना, वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इनर्शिया हो जाएगा उतना ही कंप्यूटर अनसेंसिटिव हो जाएगा, कि सेंसिटिविटी कम हो जाएगी अगर इनर्शिया बढ़ता जाएगा। इनर्शिया और सेंसिटिविटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर इनर्शिया बढ़ा तो सेंसिटिविटी घटेगी, सेंसिटिविटी अगर बढ़ेगी तो इनर्शिया घटेगा। तो हमारे लिए क्या डिजायरेबल है? कंप्यूटर क्या होना चाहिए? सेंसिटिव होना चाहिए। सेंसिटिविटी के लिए क्या जरूरी है? इनर्शिया क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर ओवर अदर्स? मैकेनिकल कंप्यूटर का बाकी सब पे क्या एडवांटेज है? जस्ट मूविंग पार्ट्स, बाकी सब में कम होगा, न्यूमेटिक में तो फ्लूइड भरा होगा, ये तो नहीं हो सकता। नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई, अभी बताया आपको, एकदम सही। मैकेनिकल कंप्यूटर को एक्सटर्नल सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर? मिनिमम इनर्शिया, एकदम ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए, मिनिमम इनर्शिया इज द करेक्ट रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट कंप्यूटर। मैकेनिकल कंप्यूटर का जितना ही इनर्शिया कम होगा वो उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूमेटिक कंप्यूटर? न्यूमेटिक कंप्यूटर का इसमें से क्या गलत, क्या सही नहीं है? इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटर स्किल, ठीक है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेटर को। लॉस ऑफ एक्यूरेसी ड्यू टू गेज वियर, बस यही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूमेटिक कंप्यूटर में गेजेस तो बहुत ज़्यादा होते ही नहीं थे, तो वियर कहाँ से हो जाएगा? ठीक, तो न्यूमेटिक कंप्यूटर में गेज वियर ही मिनिमम होता था, उसी से तो एक्यूरेसी बढ़ती थी। और यहाँ क्या लिख रखा है? लॉस ऑफ एक्यूरेसी ड्यू टू गेज वियर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं रिगार्डिंग द न्यूमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूमेटिक सेंसिटिविटी इन न्यूमेटिक कंप्यूटर? ठीक, न्यूमेटिक सेंसिटिविटी इन न्यूमेटिक कंप्यूटर, न्यूमेटिक सेंसिटिविटी क्या होती है? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग प्रेशर। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगी न्यूमेटिक कंपैरेटर की। इसीलिए आप जब कभी भी आपकी अपनी बाइक के सर्विसिंग कराने जाते हैं, जिसके पास भी पल्सर है या जिसके पास भी डिस्क ब्रेक है, तो हमेशा चेक कराता है उससे एक छोटे से सिलेंडर में कि फ्लूइड है या नहीं है। ठीक, बाइक के अंदर जो ब्रेक में फ्लूइड है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लूइड उतना ज़्यादा प्रेशर और उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओवरऑल मैग्निफिकेशन एंड न्यूमेटिक सेंसिटिविटी इन न्यूमेटिक कंपैरेटर? ठीक, ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द न्यूमेटिक sensitivity. Overall magnification is directly dependent on the pneumatic sensitivity. Option D is the right answer. अगला क्वेश्चन है, which of the following option is correct for velocity type pneumatic gauge? velocity type pneumatic gauge के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक, तो ऑपरेट बाय सेंसिंग मोनोमेट्री रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर। ठीक, तो सेंस करता है मोनोमेट्री रेट को और सीधे सीधे काम कर देता है आपका। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये थे आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने लगभग 50+ क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 और 4 से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे।